नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका प्रेम गुप्ता मानी जी की कहानी खुला हुआ आकाश। और प्रेम गुप्ता मानी जी ने 1980 से लेखन शुरू किया। सभी विधाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इनकी मुख्य विधा कहानी और कविता है। छोटी बड़ी सभी पत्र पत्रिकाओं में इनकी ढेरों कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रकाशित रचनाएं अनुभूत दस्तावेज, मुझे आकाश दो, काथम, लाल सूरज, अंजुरी भर, बाबूजी का चश्मा इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, शब्द भर नहीं है जिंदगी कविता संग्रह हैं। सवाल दर सवाल लघु कथा संग्रह, यह सच डराता है संस्मरणात्मक संग्रह। इन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी खुला हुआ आकाश। और पूरा हफ्ता रीतने को आ रहा है। लगता है जैसे आकाश सदियों से भरा बैठा था और अब मौका मिलते ही अपना सारा गुबार निकाल देना चाहता है। काले सफेद और कुछ कुछ मटमैले बादलों के ढेर सारे टुकड़े निकम्मे आवारा लड़कों की तरह इधर उधर बेखौफ डोल रहे हैं। प्रगतिशीलता का मुखौटा लगाए वैश्वीकरण की इस तकनीकी तरक्की के युग में उनका आतंक जंगल के किसी छुट्टे जानवर से कम नहीं। इनकी वारदातों के बारे में किसी को भी कुछ अनुमान नहीं। कभी किसी पहाड़ी फिजा में इनका टुकड़ा अचानक बम के धमाके की तरह आवाज करता हुआ फटता है तो पूरी फिजा दहल जाती है। और कभी इनकी धार इतनी तेज कि मुंबई जैसा विशाल शहर बहता नजर आता है। छोटे शहरों और गांवों की तो औकात ही क्या। जब मन हुआ तो बरसे और जब इच्छा नहीं हुई तो आकाशीय शून्य में ऐसे घुल मिल गए कि खुद उसका हिस्सा बन गए। उस शून्य में तपते आदमियों की आंखें टंगी ही रह जाती हैं। अरे यार, यह सब हमारा ही तो किया धरा है, इसमें प्रकृति का क्या दोष। कल वह खुद ही तो अखबार पढ़ते पढ़ते बड़बड़ाया था, हम सबकी हरामजदगी की वजह से यह सब होता है। कहीं सारे पेड़ काटकर जंगल के जंगल को मैदान बना दिया है तो कहीं साफ सुथरे मैदान में घर का कूड़ा फेंककर जंगल में तब्दील कर दिया है। लो अब मरो। एक तो भीषण बदबू, तिस पर कूड़े के ढेर पर मुंह मारते सुअर, कुत्ते, छुट्टे, सांड और आदमी। खुद साला जंगली जानवर से कम है क्या। मौका पाते ही इसी ढेर पर बैठकर अपने बच्चों को हगने मूतने छोड़ देता है। कोई भी रास्ता अछूता नहीं, जिधर से निकलो बस यही नजारा। बरसात के मौसम में तो और भी मुसीबत। एक तो टूटी फूटी सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी, और जहां पानी जमा नहीं वहां ढाल पर बहता है। साथ में बहती टट्टी, छी छी। उसका मन घिना गया, लगा जैसे पूरी तरह टट्टी में सन गया है। उधर से जबरन ध्यान हटाकर आंखें अखबार में गड़ा दी। बड़ा पुराना और घिसा पिटा सा डायलॉग था। इस बार मानसून जल्दी और पूरे जोर शोर से आएगा। मौसम विभाग की रपट पूरे विश्वास के साथ थी। 10 जून के आसपास मानसून का आगमन हो जाएगा। पूरे प्रदेश में अच्छी और भरपूर बारिश के आसार। आगामी दिनों के खतरों को भांपते हुए बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी। सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाने का आश्वासन। पहले के बरसों में जो चूक हुई थी वैसा अब कुछ भी नहीं होगा। कोई गांव नहीं बहेगा। जान माल की सुरक्षा के पूरे इंतजाम। मौसम विभाग की घोषणा वाकई इस बार फुस नहीं थी। पानी बरसा और खूब जोर से बरसा। ऐसा लगा कि इस बार तो प्रलय निश्चित है। सड़क पर घुटनों घुटनों तक पानी। टूटी सड़क के गड्ढों का अंदाजा न होने से कोई औंधे मुंह गिरता तो कभी कोई किसी लड़खड़ाते वाहन से बचने के लिए इधर उधर होता। अंत में दोनों औंधे मुंह। सड़क के दोनों तरफ बने मकानों के लिए यह नज़ारा बड़ा दिलचस्प होता। चाय की चुस्कियों के बीच बड़े बूढ़े मंद मंद मुस्कुराते तो बच्चे पढ़ाई छोड़कर खूब ताली बजाते। इस सारे क्रियाकलापों के बीच गिरे हुए आदमी को लगता
कि उससे ज्यादा गिरा हुआ शायद कोई नहीं है। उसका मन एकदम से तिक्त हो उठा। उसने अखबार एक तरह से मेज पर पटक ही दिया था। रोज बस एक सी ही खबरें, बस थोड़ा सा हेर फेर, हर अखबार एक सा। लगता जैसे डेस्क पर ही पत्रकारिता की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली जाती हैं। कहीं हत्या तो कहीं आत्महत्या, कहीं आत्मजात की गुंडागर्दी तो कहीं मौसम की। सरकार से कोई पूछे कि उसके तोंदुल नेता जनता को सुरक्षा देने के नाम पर क्या कर रहे हैं। इस नाम की कोई चिड़िया क्या रह गई है दुनिया में, जिसकी चहकन के बीच आदमी पल दो पल सुकून भरी जिंदगी जी सके। जहां देखो वहीं आतंक, भय का माहौल। कभी अमेरिका इराक का युद्ध तो कहीं लादेन का खौफ। ट्रेड सेंटर में हुआ भीषण धमाका और उसके बीच उठती चीत्कारों को तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर की ही ऐसी न जाने कितनी खबरें तो डराती ही हैं, पर अपने इस शहर में ही कहाँ सुकून है। एक वक्त था जब जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, सुनकर गर्व से सिर ऊंचा हो जाता था। वहीं अब अखबार की बेशर्म खबरों व टीवी स्क्रीन पर देखी गई पिक्चरों को देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। पूरी दुनिया में पैसों के आगे किसी की कीमत रह गई है क्या? जहां देखो पैसा, पैसा और बस पैसा। जिंदगी का सुख कहीं नहीं। झुंझलाकर वह उठ खड़ा हुआ। अगर उसे भी गृहस्थी चलाने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत न होती तो वह कभी भी ऐसे बदमिजाज मौसम में ऑफिस न आता। रोज पुराने स्कूटर से 15 किलोमीटर जाना और शाम को उतना ही सफर तय करके आना कोई आसान काम नहीं है। फिर कानपुर जैसे गंदगी भरे शहर में। यहाँ की सड़कें तो जैसे आंख मूंद कर बनाई गई हैं। सीमेंट कम, मिट्टी ज्यादा, इधर बनी उधर टूटी, बड़े बड़े गड्ढे, सड़क के किनारे खड़ा मोरंग और बालू का विशाल पहाड़, आसपास बिखरी मनो गिट्टियां, आवारा घूमते जानवर, तिस पर शहर में टेम्पुओं की अराजकता। सवारी की लालच में कब कहाँ मुड़ जाएं, कहाँ रुक जाएं, और इस जल्दी जल्दी सवारी भरने उतारने के चक्कर में कहाँ पलट जाएं, कोई ठिकाना नहीं। उससे टकराकर आदमी चाहे मरे चाहे जिए, यह उसकी समस्या है। अगर ऐसा न होता तो कोई तो उनकी लगाम कसता। वह बेवजह झुंझलाया। कौन किस पर लगाम कसता है उसे क्या, पर यह लगातार होती तेज बारिश, रात भर पानी बरसने के कारण सड़क पर पानी ही पानी था। गड्ढों में पानी भरा होने के कारण कल उसे समझ ही नहीं आया था और वह बुरी तरह लड़खड़ा गया था। तिस पर सामने से आता तेज रफ्तार ट्रक बचने के लिए किनारे हुआ तो पलट गया। गिरने से पैर व कमर में चोट तो आई ही, मौत के भय से आंखों के आगे तारे नाच गए। पूरे कपड़े मिट्टी से सन गए थे। उठना चाहा तो लगा जैसे शरीर में जान ही नहीं है। लोगों ने दौड़कर सहारा देकर उठाया, स्कूटर भी सीधा कर दिया। 5 मिनट बाद उसे थोड़ी राहत सी महसूस हुई, पर साथ ही एक सिहरन भी। अगर ट्रक की चपेट में आ जाता तो? स्कूटर से घर जाने की हिम्मत नहीं हुई तो जाते हुए रिक्शे को हाथ देकर रोका और उस पर खुद को और स्कूटर को लादकर घर पहुंचा। वैसे तो वह अक्सर ही देर से घर पहुंचता था, पर उस दिन कुछ तो बारिश और कुछ गिरने की वजह से काफी देर हो गई थी। वह जानता था कि ज्यादा देर होने पर उसकी पत्नी नीरा परेशान होगी, और इस हाल में देखकर तो और हुआ भी ऐसा ही। वह जैसे ही घर के दरवाजे पर रुका, नीरा तुरंत ही दौड़ी आई। अरे यह क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया क्या? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नीरा का इस तरह घर के बाहर आ जाना उसे बड़ा नागवार गुजरा। रिक्शे वाले को पैसे देकर और घर के भीतर स्कूटर करते वक्त तो वह कुछ नहीं बोला, पर भीतर जैसे ही घबराई हुई नीरा करीब आई, उसने झिड़क दिया, 1 मिनट सांस तो लेने दो। न चाय न पानी, बस सवालों की झड़ी।
मुझे क्या हुआ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, समझी? जाकर अपना काम करो। नीरा पल भर डबडबाई आंखों से उसे ताकती रही, पर दोबारा जैसे ही दो जलती हुई आंखें उसकी ओर उठी, वह घबराकर रसोई की ओर चली गई। और वह उसके आने से पहले ही नीरा ने रोज की तरह धुला हुआ कुर्ता पैजामा तौलिया बनियान सब रख दिया था। ये सब लेकर वह गुसलखाने में घुस गया और डेटॉल साबुन से खूब मलमल कर नहाने लगा। पर इस दौरान भी उसका मन कड़वाहट से भरा रहा, कुछ तो चोट लगने की वजह से और कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अचेतन मन में ऐसा क्या है जो उसके सचेतन मन को भी नीरा के प्रति एक अव्यक्त नफरत से भर देता है। वह लाख कोशिश करता है कि घर पहुंचने पर अपने को पूरी तरह संयत रखे, पर घर पहुंचा नहीं कि उसके पहले ही चौखट पर नफरत जैसे आसन जमाकर बैठ जाती है। बहुत सोचने पर बस एक ही बात उसकी समझ में आती है। नीरा के हर समय उलझे उलझे बाल, पसीने की दुर्गंध से सराबोर बदन, अस्त व्यस्त और मसालों से अटी पड़ी साड़ी, बदरंग चूड़ियां और सूना सूना सा चेहरा। कितनी बार उसे झिड़का है कि इस रूप में वह उसके सामने न आया करे, पर वह है कि कोई असर ही नहीं। दिन तो किसी तरह अलग रहने की वजह से बीत जाता है, पर रात का क्या करे? कभी कभी न चाहते हुए भी जिस्म की जरूरत उसे बाहों में लेने को मजबूर कर देती है, पर उसके बाद गिनगिनाहट की एक ऐसी तस्वीर उभरती है कि हफ्तों तक वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। वह अपने को लाख समझाता है, पर उसका मन भी नीरा के मन की तरह बेअसर। हालांकि वह अपनी घृणा को दबाने का भरसक प्रयत्न करता है, पर इस दौरान मौसम की उमस, गर्मी, बरसात की लिजलिजाहट, बदन से उठती पसीने की कसाइन सी गंध, उसे मैले से अटी पड़ी सड़क, खुले बदबुआते मेन होल, नाली में लौटते जानवरों की याद दिला देती है। इस तरह रहने से आदमी और जानवर में फर्क क्या रह जाता है? फर्क न रहने का फलसफा अक्सर उसे याद दिलाता है कि भयानक गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, छुट्टे सांड से वाहनों की जंगली रफ्तार और अपराध में अव्वल इस नर्क तुल्य शहर में रोजी रोटी कमाने की मजबूरी में उसे रहना पड़ रहा है। हम चाहें या ना चाहें, यह ऊपर आराम से बैठा जो ईश्वर है ना, वह हमारी किस्मत में बहुत कुछ ऐसा लिख देता है जिसे ना चाहने पर भी हमें ढोना पड़ता है, उस वक्त तक जब तक हम खुद शून्य में न मिल जाएं। विकास ने एक दिन हंसी मजाक के माहौल में बड़े अटपटे ढंग से यह बात कही थी और उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, पर क्षणांश में ही उसे लगा था कि उसकी बात में दम है। नीरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर फिर भी उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए। गंदगी के ढेर में लौटने वाले सुअर, माँ की तरह वे भी गंदगी में ही लौटते हैं। माँ फूहड़ है तो बच्चे कहाँ से सलीका सीखेंगे? आकाश में पानी का झरना बदस्तूर जारी था। घर से बाहर निकलने का अर्थ था भारी परेशानी का सामना, पर घर के भीतर भी तो देर तक रहना उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने मौसम और सरकार दोनों को भद्दी सी गाली दी और तैयार होकर बाहर निकल आया। गुस्से में उसने टिफिन नहीं लिया, पर रेनकोट उठा लिया था। उसे अनजाने ही विकास की एक और बात याद आई। हम जिसे चाहते हैं उसे कभी नहीं भूलते। भाई विकास, तुम कुछ भी कहो, मुझे तो सिर्फ अपने घर की चाहत है। ऑफिस तो सिर्फ टाइम पास और पैसा कमाने का स्थान है, पर यहाँ आकर भी घर, पत्नी, बच्चे मेरे जहन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। नयन ने विकास की बात सिरे से खारिज कर दी तो अशोक ने चुटकी ली। अबे साले, यह चाहत होगी क्यों नहीं? बीवी जो इतनी खूबसूरत मिली है और बच्चे भी तो कितने प्यारे हैं, इनके रहते भला किसी और की चाहत पनप सकती है? और रमेश, क्या बात है यार, हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहता है? भाभी के नाम पर कभी तो इस मातमी चेहरे पर गुलाल मल लिया कर। कल ऑफिस के कैंटीन में कॉफी सैंडविच के साथ
कुछ बेतुकी बातें भी चली थी और इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके सहकर्मी अक्सर उसकी इस तटस्थता पर चुटकी लेते। वह हंसता भी था, पर जैसे ही नीरा का जिक्र आता उसका मन तिक्त हो उठता। वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकता कि पत्नियों को लेकर किया गया मजाक उसे रिलैक्स करने की बजाय परेशान ही करता है। सहसा उसका स्कूटर लड़खड़ाया तो विचार भी लड़खड़ा गए। इधर उसे हो क्या गया है? हर वक्त परेशान, अपने ही विचारों में खोया हुआ। रास्ता चलते डगमगाता है, भले ही वह सपाट और सीधा हो। सामने ऑफिस की साफ सुथरी सपाट संगमरमरी जमीन, फिर भी एक लड़खड़ाहट और उससे उपजी खींच। उसने पल भर रुककर अपने को संयत किया, फिर स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा कर मुड़ा ही था कि सामने से मीना आती दिखी। मीना को देखते ही उसकी खिजलाहट काले बादलों की तरह छूमंतर हो गई और मन बरसात के पानी से धुला धुला एकदम ताजे फूल सा। सुबह नीरा के कारण मन के आकाश पर घृणा के जो बादल बिन बरसे ही आवारा टुकड़े की तरह तैर रहे थे, वे छट गए थे और उनके छटने के बाद अब खिली खिली धूप थी। उसे देखकर मीना भी मुस्कुराई। हेलो, आज इतनी जल्दी कैसे? नहीं, जल्दी कहाँ, 9:45 तो हो ही गए। तुम भी तो आज जल्दी ही आ गई हो। अरे यार, मुझे तो मजबूरी में आना पड़ता है। हरीश इसी समय कॉलेज जाता है ना, सो मुझे भी ड्रॉप कर देता है। थोड़ा आराम हो जाता है यार, वरना रोज रोज टेम्पो में धक्के खाओ, कीड़े से रेंगते हाथों की लिजलिजाहट सहो। अरे कभी कभी तो ऐसे नमूनों से साबका पड़ जाता है कि पूछो मत, मन खट्टा हो जाता है। मुद्दतों से एक इच्छा भीतर पल रही थी। मीना की बात सुनते ही बाहर आ गई, मगर बेहद सावधानी से। तुम कहो तो मैं तुम्हें ले लिया करूं। और क्षणांश को वह जैसे सपनों की दुनिया में गुम हो गया। हवा से बातें करता स्कूटर, उसकी कमर में हाथों का घेरा कसे बैठी मीना और बार बार उसके तन को स्पर्शित करता उसका गदगदा बदन। बस एक बार जागती आंखों से इस सपने को सच होते देखना चाहता है, पर यह मीना तो है ही बेरहम। उसने तो उसके सपने को ही तोड़ दिया। अरे नहीं यार, यह तो रोज रोज की बात है। फिर हरीश को भी तो कोई परेशानी नहीं। वह मायूस हो गया। मीना ने आगे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, फिर भी कहा, यह तो अच्छी बात है। उसकी बात पर मीना अनायास ही खिलखिला पड़ी, तो वह अचकचा गया। कुछ कहना चाहा तो जुबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। इस दौरान अपने बॉब कट गीले बालों को मीना ने हल्के हाथों से झटका दिया तो कुछ छींटे उसकी तरफ भी आए। मीना को इस रूप में देखकर उसके भीतर कुछ उथल पुथल सी मची। मन शायद एक गहरे समुद्र माफिकी होता है। समुद्र न चाहे तो कोई उसका राज जान नहीं सकता, पर समुद्र को यह बात पता होती है कि उसके भीतर कितनी उथल पुथल है, कितनी हिलोरें किस मात्रा में उठ गिर रही हैं और उसके तल में कितने राज दफन हैं। उसे अपना मन इसी समुद्र सदृश लगा। वह चाह कर भी उठने वाली हिलोर को पकड़ नहीं पा रहा था। भीतर सपनों की मछलियां तैर रही थीं, तो भय की शार्क भी थी, जो इन मछलियों के साथ उसके सपनों को भी निगल सकती थी। पर वह करे तो क्या? मन की हिलोरों को कैसे काबू में करे? मीना ने उस दिन खूब लाल चटक रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी, तिस पर काली धारियों वाला लोकट गले का ब्लाउज। कसी हुई अंगिया में उसके कसे बदन की एक एक रेखा उभरकर उसकी आंखों के डोरे कसने लगी थी। मीना वैसे भी काफी खूबसूरत थी, तिस पर दूधिया बदन पर शोक रंग के कपड़े। कभी कभी मन को काबू में रखना कितना कठिन हो जाता है। अचेतन मन बहकता है तो चेतना उसे रोकती है, पर बहकन तो उस भुरभुरे बालू की तरह है जो कसकर मुट्ठी बंद करने के बावजूद फिसल फिसल जाती है। वह और मीना एक ही डिपार्टमेंट में हैं, रोज ही साथ उठना बैठना होता है, अक्सर चाय कॉफी का दौर भी साथ चलता है।
मीना के साथ तो इतना वक्त बीतता है जितना पत्नी के साथ भी नहीं, पर फिर भी पता नहीं क्यों पत्नी के साथ के पल कभी न खत्म होने वाली सजा बन जाते हैं। और मीना के साथ लगता है जैसे क्षण भर का ही साथ मिला हो। कहने सुनने को न जाने कितनी ढेर सारी बातें हैं, पर पल इतने सकरे कि भीतर घुस ही नहीं पाता। बारिश के उस सर्द गर्द मौसम में वह पूरी तरह डूबता कि तभी मीना ने उसे कैंटीन की ओर घसीट लिया। यार, इस मौसम में गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अभी समय भी है, और फिर यहाँ के पकौड़े इतने लजीज भी तो हैं। वह मना नहीं कर पाया। वैसे सुबह उसने चाय के साथ आलू के पराठे खाए थे। भूख लगभग ना के बराबर थी, पर बावजूद इसके मीना का साथ गर्म पकौड़े, चाय से उठती गर्म भाप मीना की सांसों की तरह। वह लोभ संवरण नहीं कर पाया। उसे हरीश से ईर्ष्या सी हुई। साला खुद काला कलूटा सा है, पर बीवी परी सी पाई है। देखकर लगता है जैसे अभी अभी दूध से नहाकर निकली हो। और एक वह है अभागा, कुछ भी मनचाहा नहीं। घर के नाम पर बस एक पिंजरा। दिन तो खुले आकाश के नीचे बड़ी आसानी से बीत जाता है, पर शाम होते ही न चाहने पर भी एक गहरा अंधेरा उसके भीतर भरने लगता है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए ढेरों उपाय हैं। हल्के से लेकर तेज रोशनी करने वाले बल्ब, सफ़ेद दूधिया ट्यूबलाइटें, पूरे घर को नन्ही नन्ही रंगीन रोशनी के टुकड़ों में बांटने वाली झालरें एक ऐसा उजाला फैला देती हैं कि आंखें चौंधिया जाती हैं। पर किसी से कोई पूछे कि भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए कोई रोशनी है क्या? इस अंधेरे का तो डॉक्टरों के पास भी बस एक ही जवाब। देखिए, सुबह की खुली हवा में चहलकदमी कीजिए, जितना हो सके फल सलाद खाइए, और सबसे बड़ी बात, अपनी सोच सकारात्मक रखिए। फिर देखिए आप स्वस्थ कैसे नहीं रहते। मोटी फीस लेते वक्त डॉक्टर की सोच सकारात्मक रह सकती है। सुंदर नर्स से प्रेमालाप करते वक्त उनके फेफड़े में हवा की जगह ढेरों खुशी भर सकती है। पर कोई उस डॉक्टर से पूछे कि देर तक क्लिनिक खुली रखने और छुट्टी में क्लब की रंगीनी में देर रात गुजारने के बाद जब वह घर पहुंचते हैं तो किसकी सोच सकारात्मक रह जाती है और किसकी नकारात्मक। अंधेरे और रोशनी की टकराहट भरी सोच के साथ उसका मन नीम कड़वाहट से भर गया। मीना का जो क्षण भर का साथ था, मानो उसमें ग्रहण सा लग गया। उसे महसूस हुआ कि उसका घर घर नहीं, कबूतर खाना है, जहां दिन भर वेट करते कबूतर, उनकी गुटर गूं, उनके द्वारा की गई गंदगी के कारण अजीब सी बदबू जो हर वक्त हवा में जहर घोलती रहती है। नीरा के बदन से छूटने वाली कसाइन सी गंध, इधर उधर बिखरा सामान, बच्चों की जानलेवा ढीठ शरारतें। यह औरत सारा सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है, फिर भी यह घर है कि उससे संभलता ही नहीं। और एक यह मीना है, घर के सारे काम निपटाने के बाद नौकरी में भी सारा दिन खटना, ऑफिस की किचकिच में भी खिला हुआ चेहरा, हर पल दमकता सा। हरीश कितना भाग्यवान है। तन के सुख के साथ अर्थ का भी सुख है मीना से। और वह, अरे तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, मीना ने कहा तो वह चिहुक पड़ा। सोच की अतल गहराइयों में वह इस कदर उतर गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि इस समय वह मीना के साथ कैंटीन के खुशनुमा वातावरण में सांस ले रहा है और उसके सामने रखी कॉफी ने भाप उगलना बंद कर दिया है। उसने ठंडी कॉफी उठाकर होठों से लगाई ही थी कि सहसा ही उसे जैसे करंट सा लगा। एक विचित्र सनसनाहट थी जो पूरे शरीर में फैल गई थी, नसों में बहते खून के साथ। मीना का रुमाल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था और वह झुककर उसे उठा रही थी। उसका लो कट गले वाला ब्लाउज ढीला होकर हल्का सा ढुलक गया था
और उसकी गोरी स्वस्थ छाती साफ झलक रही थी। पूरी सहजता और अबोधता के साथ मीना झुकी, रुमाल उठाकर सीधी बैठी और फिर उससे बतियाने लगी। पर इस एक पल में वह सहज नहीं रह पाया। भीतर अनचाहे ही बहुत कुछ टूट बिखर गया और उसकी चुभन उसे उद्वेलित और बेचैन करने लगी। मीना कहीं उसकी मनः स्थिति को भांप न ले, इसलिए बहाने से वह उठकर वॉशरूम चला गया। इस दौरान उसे सहज होने के लिए रास्ता बहुत लंबा लगा। इस ऑफिस में वह एक लंबे अरसे से मीना के साथ काम कर रहा है। पहले तो उसने कभी मीना की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, पर साल भर पहले वह एक डिपार्टमेंटल केस में उलझ गई थी और उसने ही उसकी सहायता करके उसे उबारा था। मीना उसके एहसान तले अपने को दबा हुआ महसूस करने लगी थी, पर वह साल भर केस सुलझाते सुलझाते वह खुद इतना उलझ गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि वह और मीना दोनों ही विवाहित हैं और एक विवाहित स्त्री के लिए ऐसा लगाव महसूस करना अनैतिक है। अनैतिकता न कभी उसके खून में रही और न संस्कार में। पर इस दिल का क्या करे? मीना सामने आई नहीं कि अनैतिकता व नैतिकता की सारी परिभाषा टूट बिखर जाती है और उसके भीतर बेचैनी भरी एक ऐसी अवस्था उपजती है कि उसका मन दिमाग की सुनना छोड़ उसकी विवशता के अधीन हो जाता है। मैं चलती हूँ रमेश, वह कुछ कहता कि तभी मीना आसपास के लोगों से हाय हेलो करती लिफ्ट की ओर बढ़ गई। वह झुंझला कर रह गया। घर में अगर नीरा इस तरह की हरकत करती तो वह कतई बर्दाश्त न करता, पर यहाँ उसे खुद पर आश्चर्य भी हुआ। अक्सर जाने अनजाने वह इस उपेक्षा का शिकार होने के बावजूद मीना को पूरी अहमियत देता है। जहाँ छोटी सी भूल से भी नीरा दूर छिटक जाती है, वहीं हल्की सी खामोश झुंझलाहट उसे मीना के और करीब ला देती है। उसने जल्दी से कॉफी और पकौड़े के पैसे दिए और लिफ्ट की ओर मुड़ा ही था कि तभी, अम्मा यार, आज सुबह सुबह ही। चौंक कर उसने देखा तो सामने नितिन खड़ा था। हाँ यार, बारिश के कारण घर से थोड़ा जल्दी निकला, सो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। क्या करूं यार, भूख है कि बर्दाश्त ही नहीं होती। सहज होने की कोशिश में उसने बेवजह ठहाका मारा। नितिन भी अर्थपूर्ण ढंग से हंसा। यार, कौन सी भूख बर्दाश्त नहीं होती? अम्मा, यारों से क्या पर्दा, आजकल मीना से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे हो। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। 4 बच्चों के बाप हो, घर में दुधारू गाय सी बीवी है, उससे मन नहीं भरता तो? नितिन ने अपनी बाईं आंख दबाकर एक भद्दी सी बात कही तो वह बिफर पड़ा। सबको अपनी तरह समझते हो क्या? नितिन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बेशर्मी से हंसता चला गया, पर वह एकदम से भन्ना गया। साला सबको अपनी तरह समझता है, सब जानते हैं इसके बारे में। आदमी नहीं, पूरा जानवर है साला, और वह भी औरत खोर। रिटायर होने में अभी वक्त है, पर देखने में 70 का लगता है। थुलथुली देह, गहरे रंग की मिचमिची सी आंखें, सिर के सारे बाल झड़कर पूरा चंदूल। इक्के दुक्के जो बाल बचे हैं वह भी हमेशा सींग की तरह सिर पर खड़े रहते हैं। सड़ी हुई बत्तीसी पूरी सलामत है, पर खीसे निपोर कर जब हंसता है तो भीतर का जंगली अंधेरा बाहर तक पसर जाता है। हर आदमी अपनी चिढ़ इस पर जाहिर करता ही रहता है। यह जितना बेतुका और बेहुदा है, इसकी बीवी उतनी ही सुघड़ और खूबसूरत है। पता नहीं कैसे वह बेचारी इसे झेलती है, पर यह है कि इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी इधर उधर मुंह मारने से बाज नहीं आता। इस ऑफिस की कोई भी लड़की ऐसी नहीं जिसके बारे में इसने भद्दा मजाक न किया हो। मुंह मारने की इसी गंदी आदत के चलते ही इसकी पत्नी से पटरी नहीं बैठती। अम्मा यार, पटरी क्या बैठना, वह तो इसे ज्यादा लिफ्ट ही नहीं मारती। बेमेल विवाह जो है सो है ही, पर उससे ज्यादा यह बड़ी हरामी चीज है। कल ही अभय ने कहा था, यार इतना हरामी और कम अक्ल होने के बावजूद है बड़ा भाग्यवान।
पिछले हफ्ते ही श्याम आर्ट गैलरी में इसकी पत्नी से इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी। हमें तो यह बात इसने कभी बताई ही नहीं कि वह बेहद शानदार चित्रकार भी है। उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी थी वहां। अरे जिक्र कैसे करता, पत्नी की प्रतिभा के आगे हीन भावना से जो ग्रस्त है। मुझे तो यह मानसिक रोगी सा लगता है। और फिर एक हल्का सा ठहाका, काश मेरा भी ऐसा भाग्य होता। डॉक्टर विश्वास ने अपने नाम के विपरीत एक गहरा निश्वास भरा था। अजय ने उसकी पीठ ठोकी थी। यार, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब कोई चीज हमें मिल जाती है ना, तब उसकी कद्र नहीं होती, और जब नहीं मिलती तो उसे पाने के लिए हम छटपटाते रहते हैं। और यार, दूसरे की बीवी वैसे भी बड़ी प्यारी लगती है। साले, हम मर्दों की जात ही ऐसी है। अब इस रमेश को ही ले लो। सुना है कि इसकी बेगम भी कम खूबसूरत नहीं है, पर इसे देखो, उसके साथ कहीं आना न जाना। कितनी बार कहा है कि कभी घर लेकर आओ, पर नहीं। पर मीना के साथ? फिर एक जोरदार ठहाका। वह एकदम उखड़ गया। यार, इस तरह के मजाक में मुझे मत घसीटा करो। बेवजह तुम लोग मीना प्रकरण का प्रचार करते हो। अरे, साथ काम करते हैं तो साथ उठना बैठना तो होगा ना। अरे उठो बैठो, खूब गप्पे मारो, हमने कब मना किया है। पर भैये, घर का भी तो ख्याल करो। उसे अपने सहकर्मियों का इस तरह मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कर क्या सकता है। घर हो या ऑफिस या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो, इस तरह के द्व्यर्थी मजाक का जैसे चलन ही चल गया है। इस मामले में अब तो लड़कियां भी पीछे नहीं, कहीं कहीं तो वे लड़कों से भी 2 कदम आगे ही हैं। दूर क्यों जाया जाए। इस ऑफिस में ही कई बिंदास लड़कियां हैं जो हमेशा किसी न किसी को फिक्रे कसती ही रहेंगी, या फिर खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर देंगी। इसके विपरीत जो शरीफ हैं, वे भी कभी न कभी अनाप शनाप अफवाहों के घेरे में आ ही जाती हैं। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई मीना के साथ उसके संबंधों को जोड़े। आखिर दोनों ही विवाहित हैं और इस बात को समझते भी हैं। मीना के मन की बात वह नहीं जानता, पर अपने बारे में वह मीना के प्रति लगातार बढ़ते जा रहे अपने झुकाव को महसूस करता है और भरसक पीछे हटने की कोशिश भी करता है। पर मीना को देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि मन ही काबू में नहीं रहता। उस समय उसके सारे तर्क, घर, पत्नी, बच्चे, सबके सब कहीं खो जाते हैं। मन की गहरी सुरंग में रोशनी की एक पतली सी लकीर के बीच रह जाता तो वह और मीना का मादक तन। वह इस बेचैनी को भले ही किसी अंधेरे में दफन करने की पुरजोर कोशिश करे, पर आंखों के लाल डोरे उभर कर चुगली कर ही देते हैं। मीना भले ही अनजान हो, पर उसके घाक साथी कहीं ना कहीं ताड़ गए हैं, और इसीलिए जब तक मीना को लेकर उससे मजाक करते ही रहते हैं। आज ही क्या, बल्कि कई दिनों से लगातार होने वाली बारिश ने जितना उसे बाहरी तौर पर परेशान किया है, उससे ज्यादा उसके भीतर की आग को भड़काया भी है। मीना का उस तरह झुकना और उसके अनजाने ही उसकी गोरी छाती का झलक जाना। उफ। ऑफिस के काम में अपने को उलझाकर सारा दिन उसने अपने उद्वेग को शांत रखा, पर शाम को घर पहुंचते ही लगा कि जिस नदी को शांत कर वह धीरे धीरे बहने को मजबूर कर रहा था, अचानक उसमें किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया है। अस्त व्यस्त हालत में नीरा दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। शायद उसे आने में ज्यादा ही देर हो गई थी, और इस हाल में पत्नी का बेचैन होना लाजमी ही था। नीरा भी बेचैन सी ही थी, पर उस बेचैनी ने उसके भीतर आग ही भर दी। कुछ लाज शर्म बची है या नहीं? किस तरह दरवाजे पर खड़ी हो आप? उसने नीरा को बोलने ही नहीं दिया। मेरी चिंता मत करो, अपनी करो। अपने इस गंदे रूप में तुम भीतर ही भली लगती हो, समझी? नीरा रुआंसी सी होकर भीतर चली गई। उसे पल भर के लिए पछतावा सा हुआ कि बेकार में बाहर ही इस तरह से डांट दिया।
पर दूसरे ही क्षण मिसेस अभिलाष से नजर टकराई तो परकटे पंछी की तरह यह पछतावा भी दम तोड़ गया। आखिर मिसेस अभिलाष भी तो एक गृहिणी है, जवान बेटे बहुएं हैं, नाती पोते हैं, घर का पूरा काम है। बहुएं नौकरी करती हैं, बेटे बिजनेस, और मिस्टर अभिलाष वे भी ऑफिस। अभी रिटायर होने में 2 साल बाकी हैं। उम्र दोनों की कम नहीं, पर मजाल है कि मिसेस अभिलाष के चेहरे पर हल्की सी शिकन भी झलके। कपड़े भी एकदम साफ सुथरे, चुस्त दुरुस्त। इस उम्र में भी पूरी तरह एक्टिव। क्या घर, क्या बाहर। खुद कार ड्राइव करके उतनी ही कुशलता से बाहर का काम निपटाती हैं जिस तरह भीतर का। वह रुका तो मिसेस अभिलाष उसे देखकर मुस्कुराई। बड़ी देर कर देते हैं घर आने में। नीरा बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। हाँ, क्या करूं, ऑफिस में काम का बहुत बोझ है, इस पर यह बारिश का मौसम। सो तो है। मिसेस अभिलाष बहुत बातूनी है। अक्सर वह पकड़ में आ जाता है तो खूब बतियाती हैं। बला की जानकारी है। घर गृहस्थी के साथ देश विदेश की घटनाओं की भी पूरी जानकारी रखती हैं। छुट्टी का दिन उनके साथ कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। पर इस समय उसका मूड जरा भी नहीं था कि उनसे बातें करे। पीछा छुड़ाने की गरज से वह बेवजह हंसा और गैलरी में स्कूटर खड़ी कर कमरे में आ गया। कमरे में बिछी पलंग पर हमेशा की तरह उसका धुला प्रेस किया हुआ कुर्ता पैजामा और तौलिया रखा हुआ था। साइड टेबल पर पानी का जग और गिलास था। नीरा जानती है कि ऑफिस से आने के बाद पहले वह 2-3 गिलास पानी पीता है, थोड़ी देर सुस्ताता है और फिर नहा धोकर ही नाश्ता करता है। उसने पल भर बेवजह नीरा का इंतजार किया और फिर कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। मौसम की उमस भरी चिपचिपाहट उसके पूरे बदन से जैसे चिपकी हुई थी। कपड़े भी कीचड़ के छींटों से तरबतर थे। बाथरूम में ढेर सारा पानी था। आकाश में भरे हुए बादल सा। शावरी आकाश से रिमझिम बरसने की तैयारी में। नल की मोटी धार से लरसता और किनारे बड़ी बड़ी बाल्टियों में किसी कुएं या तालाब की तरह भरा हुआ, पर कोई चाहे भी तो उसमें डूब नहीं सकता। उसे शुरू से ही खूब खुला खुला और बड़ा सा नहान घर बनवाने का शौक था। छोटा था तो माँ बाबूजी और 8 भाई बहनों के साथ 2 कमरे के मकान में रहता था, किराए पर। ऊपर की मंजिल पर मकान मालिक का विशाल परिवार था तो नीचे उसका। संडास एक ही था और वह भी कॉमन। घर के बाहर गली में बने बम पुलिस की तरह उसकी भी हालत खस्ता थी। बड़े बुजुर्ग तो तड़के ही उठकर निपट लेते, पर बच्चे अपने हिसाब से उठते और अपने ही हिसाब से निपटते। निपटने की इस धक्का मुक्की के दौर में कोई ना कोई बाहर गंदगी फैला ही देता और फिर बाद में मार खाता था। पुरानी बातों को याद कर उसका मन घिना गया। तब यही हाल होता था कि वहां बमुश्किल से खड़े हो पाने वाले स्नान घर में नल से टपकते पानी से नहाते वक्त वह यही प्रण करता था कि बड़ा होकर वह जितना बड़ा आदमी बनेगा, अपना स्नान घर उतना ही बड़ा बनवाएगा। इसीलिए बैंक की नौकरी में वह अफसर बना तो सबसे पहले लोन लेकर उसने बड़ा सा मकान बनवाया और उसमें एक बड़ा सा आधुनिक साज सज्जा वाला बाथरूम भी। वह ही जानता है कि इस खूबसूरत बाथरूम में नहाने का सुख क्या है। वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। बड़ी बहन की शादी हो गई और सारे भाई बहन नौकरी चाकरी के सिलसिले में दूर दराज निकल गए। लाख समझाने पर भी माँ बाबूजी किसी के साथ नहीं रहे। वे गांव के अपने पुश्तैनी मकान में लौट गए। लगातार बारिश होने के कारण हल्की सी ठंड हो गई थी, पर फिर भी शावर के नीचे बैठकर पानी की फुहार से नहाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। साबुन तो वह अपने बदन व चेहरे पर पहले ही लगा चुका था, बस अब झावा से रगड़ना बाकी था। थोड़ी देर खूब अच्छी तरह नहाने से जब बदन की सारी मौसमी दुर्गंध व चिपचिपाहट के निकल जाने का इत्मीनान हो गया तो बदन को पोंछा और कुर्ता पायजामा पहनकर बाहर बरामदे में आ गया। पानी की फुहार से बरामदा नम था।
हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई थी। उसके छींटों से बचने के लिए उसने कुर्सी पीछे खींच ली। इस मौसम में चाय पकौड़े हो जाएं तो क्या कहने। वह अभी सोच ही रहा था कि नीरा सच में गर्म पकौड़ों से भरी प्लेट के साथ गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई। साथ में धनिया पुदीने की हरी खट्टी चटनी भी थी, उसकी फेवरेट। पकौड़ों को देखकर उसकी वाह निकलते निकलते रह गई। नीरा को जिस तरह गंदे ढंग से रहने की आदत है, वैसे ही उसकी उसे दुत्कारने की भी। वह कभी अच्छा काम भी करती है तो न जाने क्यों भीतर स्थायी रूप से जड़ जमाकर बैठी कड़वाहट तारीफ बाहर ही नहीं आने देती। वह क्या करे। यद्यपि शुरू शुरू में ऐसा नहीं था। उसने कभी नीरा को बहुत प्यार नहीं किया, पर इस तरह दुत्कारता भी नहीं था। पर इधर जब से वह मीना के करीब आया है, न जाने क्यों नीरा से उसे ऊब सी होने लगी है। वैसे नीरा है बहुत सीधी। उसकी डांट के पीछे वह अपनी ही किसी गलती को वजह मानती है और इसके लिए उसकी आंखें हमेशा याचक सी बनी रहती हैं। पर उसे लगता है कि नीरा का कुछ न कहना भी उसके तनाव का कारण बन जाता है। वह एक अजीब तरह के अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है, पर यह सब क्षणिक ही होता है। नीरा सामने आई नहीं कि सारी कोमल भावनाएं नफरत की गहरी अबूझी खाई में समा जाती हैं और उस क्षण उसकी इच्छा होती है कि वह खुद भी उस खाई में छलांग लगा दे। वह सोच ही रहा था कि तभी नीरा सामने आ खड़ी हुई, मसाले की गंध को हथेली से दूर करने की कोशिश में आंचल से हाथ पोंछते हुए। अम्मा की चिट्ठी आई है। ऋचा की जहां बात चल रही थी वहां से हाँ हो गई है। इसी हफ्ते यहां से सगाई करने को लिखा है। उसने नीरा से पत्र लेकर पढ़ा तो मन हल्का हो गया। सबसे बड़े भाई की बेटी ऋचा का उसके सांवले रंग की वजह से कहीं रिश्ता ही नहीं हो पा रहा था। उससे छोटी का ब्याह हो गया था, पर वह अब तक बैठी थी। पूरा परिवार उसे लेकर परेशान था। पता नहीं कितने देवी देवताओं की मन्नत अम्मा ने मान रखी थी। वह अब जाकर सफल हुई है। लखनऊ में 2-3 महीने से बात चल रही थी, अब जाकर हाँ हुई थी। कानपुर पास है, जिस पर उसका मकान भी बड़ा है। सगाई में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। वह तो ऋचा की शादी भी यहीं से करने को कहेगा। सहसा उसके होठों पर खुशी की एक क्षीण रेखा उभरी और फिर लुप्त हो गई। उसने नीरा को सख्त आवाज में हिदायत दी, देखो परसों अम्मा बाबूजी आ रहे हैं, भैया भाभी दीदी जिया जी सभी आएंगे। तुम ऐसा करो कि घर की ठीक तरह से साफ सफाई करके उन सब के रहने और खाने का इंतजाम करो। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जिस चीज की भी जरूरत हो मुझसे कहो। ठीक है, मैं आज ही सब देखकर सामानों की एक लिस्ट बना दूंगी। आप कल शाम को ले आइएगा। कहकर नीरा मुड़ी कि तभी उसका मन फिर तिक्तता से भर गया। और सुनो, घर तो साफ सुथरा रहना ही चाहिए, पर तुम भी जरा कायदे से रहना। इस तरह गंदी संदी मत बनी रहना सबके सामने, मेरी बेइज्जती कराने। उसकी बात सुनकर नीरा चुपचाप चली गई तो वह भी कमरे में आकर पलंग पर लेट उपन्यास पढ़ने लगा। पर उपन्यास में मन नहीं लगा तो बाहर वाले कमरे का एक चक्कर लगा आया। बच्चे एक किनारे बैठे चुपचाप टीवी देख रहे थे और नीरा रसोई में जुटी थी। शायद रात के खाने की ही तैयारी कर रही थी। नीरा का चेहरा तो वैसे ही मासूम सा है। उसकी डांट खाने के बाद उसमें और बेचारगी भर जाती है, पर उसे क्या। जी भर के पकौड़े खाने के बाद भी न जाने क्यों उसे हल्की सी भूख लगाई थी, शायद रसोई से उठती सौंधी गंध की वजह से। खाने के बारे में पूछने की इच्छा तो हुई, पर उसने पूछा नहीं। बन जाएगा तो नीरा खुद ही थाली परोस कर ले आएगी। कहाँ तो वह कमरे में अकेला लेटा लेटा ऊब रहा था और उस दौरान वक्त कब फिसल गया गहरे अंधेरे में उसे पता ही नहीं चला। नीरा ने आकर जगाया तो उसने खाना खाया और फिर पलटकर सो गया। सुबह उठने पर मीना के सपने से खाली हुआ तो चकित रह गया।
गजब की औरत है यह। एक तरफ इतनी फूहड़ है और दूसरी तरफ यह कब उठी, कब उसने घर की सफाई की, उसे तो पता ही नहीं चला, जबकि घड़ी की सुई अभी सिर्फ 8 ही बजा रही है। बच्चे भी तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। आज घर आईने की तरह चमक रहा था, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर रातों रात उसकी काया ही पलट दी हो। पूरे घर का संगमरमरी फर्श ताजे ताजे ठंडे पानी से नहाया हुआ था। एक एक कोना चमक उठा था। दरवाजे पर पर्दे भी बदल गए थे। सोफे पर धुले हुए खोल चढ़ा दिए गए थे और कमरे के कोने में बिछी तख्त पर नया चादर और कुशन मसनद पर नए कवर थे। उसका मन पहली बार खुश हुआ। उस मन पर वह अब कोई और परत चढ़ने नहीं देना चाहता था। पर वह जैसे ही बाहर आया, मन तिक्तता से भर उठा। आंगन में जैसे गंदगी का ढेर था। एक तरफ ढेर सारे मैले कपड़े तो दूसरी तरफ जूठे बर्तनों का ढेर। उसे लगा कि अगर वह थोड़ी देर और वहां रुका तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा, और जब तक ऋचा की सगाई न हो जाए वह वातावरण को बोझिल नहीं बनाना चाहता, और अपने मन को भी। उसने सचमुच अपने को थाम लिया था। नीरा से भी उस दिन संभल कर ही बोला। उसके इस तरह बोलने भर से ही नीरा को तो मानो खजाना ही मिल गया। उसके चेहरे की चमक जैसे इसी के इंतजार में थी। कारण उसे समझ में नहीं आया, पर फिर भी वह आह्लादित थी और काम में दूने उत्साह से जुट गई। 2 दिनों के भीतर ही नीरा ने जैसे उसके सपनों के घर को उसे लौटा दिया था। अनायास, अनजाने ही उसके मुंह से उसके मन की बात निकल ही गई। गजब की औरत है यह। तीसरे दिन सामान लाने के चक्कर में जितनी देर से ऑफिस गया उतनी ही जल्दी लौट भी आया। अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, दीदी, जिया जी, बच्चे सभी आ गए थे और उनके आने से घर जैसे चहक उठा था। उसके भीतर अरसे से चल रही कड़वाहट भी कहीं कोने में दुबक गई थी। वैसे वह जानता था कि नीरा पूरे घर की बेहद दुलारी है। उसके चेहरे की हल्की सी शिकन भी किसी को बर्दाश्त नहीं। इस पर अगर किसी को जरा भी पता चल गया कि वह अक्सर उसके साथ बदसलूकी करता है तो उसकी खैर नहीं। इस दौरान ऑफिस में वह मीना से भी कटा सा रहा था। उसी के कारण वह नीरा के प्रति कुछ अधिक ही विरक्ति से भर जाता था, और जब तक उसके घर वाले यहाँ हैं वह अपने हाव भाव से कुछ भी ऐसा जाहिर नहीं होने देना चाहता था जिससे उन्हें जरा भी शक हो। यद्यपि वह जानता था कि मीना को घरेलू फंक्शन बहुत पसंद है, और अगर उसे जरा भी भनक लगती कि उसकी भतीजी की सगाई है तो वह बिना बुलाए भी चली आती, और वह नहीं चाहता था कि मीना उसकी पत्नी को देखे भी। इसीलिए उसने मीना ही क्या, ऑफिस में किसी को भी भनक नहीं लगने दी। वह जितना अधिक साफ सफाई और फैशन को लेकर सजग है, मीना भी उतनी ही है, पर उसके दुर्भाग्य से उसे पत्नी ऐसी नहीं मिली। नीरा की फुहड़ता देखकर मीना उसका मजाक भी उड़ा सकती है, और घरेलू जीवन को सार्वजनिक करना उसे जरा भी पसंद नहीं है। उसने ऑफिस में तबीयत खराब होने की अर्जी देकर 3-4 दिनों की छुट्टी ले रखी है। उसकी जगह कोई और होता तो सारा दिन घर में रहता, पर उसका तो घर में मन ही नहीं लगता था। सुबह उठकर बेवजह इधर उधर डोलता, कभी माँ बाबूजी के पास तो कभी दीदी जीजा जी के पास बैठकर उनकी बातें सुनता, भविष्य की कुछ योजनाओं के ताने बाने बुनता, फिर ऋचा के ब्याह पर होने वाले खर्चे को लेकर भैया के साथ परेशान होता। इतना सब करने के बाद भी समय जैसे उसके लिए पहाड़ बन गया था, और वह इन दिनों उसके नीचे अपने को बेहद दबा हुआ महसूस करता। इधर जब से वे लोग आए हैं, नीरा उन्हीं के साथ सोती है। माँ ने बाहर बरामदे में भी 2-3 चारपाइयां डलवा दी थी। बाबूजी को वैसे भी कमरे में सोने की आदत नहीं है, गांव में बाहर ओसारे में ही सोते हैं। अम्मा का मन होता है तो वे भी वहीं दूसरी चारपाई डलवा लेती हैं, और अगर मन नहीं होता तो अंदर कमरे की उमस में पड़ी रहती हैं।
उसने बाबूजी को कभी ज्यादा किसी से बतियाते या मान मनुहार करते नहीं देखा। बस चुपचाप पड़े आकाश की ओर टकटकी लगाए पता नहीं क्या देखते रहते हैं। ऐसे में उनका चेहरा इतना भावहीन होता है कि समझ में ही नहीं आता कि वे सुखी हैं या दुखी। गांव में उन दोनों के अकेले रहने के बाद भी अम्मा इतना व्यस्त दिखती हैं कि देखकर लगता है जैसे बड़ी भारी गृहस्थी संभाल रही हूं। घर में दो दो बार झाड़ू बुहारू करना, सारा दिन बाबूजी के लिए कुछ न कुछ बनाना, जूठे बर्तन मांजना, गेहूं मसालों को बीन बांधकर साफ करना और फिर रात के खाने के बाद घंटा 2 घंटा बाबूजी के पैर दबाना। वह जब भी गांव गया है अम्मा का काम देखकर खुद थक गया है। पर एक बात है जो उसकी सारी थकान, अम्मा के प्रति उसके थकने को लेकर उगे गुस्से को पूरी तरह सोख लेता है। वह है अम्मा का बेहद साफ सुथरा रहना। उन्हें देखकर तो अब भी नहीं लगता कि वह 8 बड़े बेटे बेटियों की माँ है और बड़े बड़े नाती पोते हैं सो अलग। उसे हमेशा लगता है कि साफ सुथरे ढंग से रहने का संस्कार उसे अम्मा से विरासत में मिला है। पर यह नीरा, 1-2 दिन ही घर में बैठकर वह बेहद ऊब गया था। वही बच्चों की धमा चौकड़ी, आंगन से आती खटर पटर की आवाज, रसोई से हर वक्त कुछ न कुछ बनने के कारण उठती सौंधी गंध, पर उसके कारण घर में भरा धुआं। सगाई की तैयारियों में जुटे चेहरे उसे बड़ी जल्दी उबाने लगे थे। शाम को फंक्शन था, सोचा थोड़ा घूम फिर कर फ्रेश हो ले, सो कुछ सामान लाने का बहाना करके बाहर निकल गया। इस दौरान कुछ कहने को आगे बढ़ी नीरा को भी उसने अनदेखा कर दिया। बाहर सड़क चहल पहल से पूरी तरह भरी हुई थी। यद्यपि सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी, पर कुछ छुटभइये दुकानदार किनारे अपने ठेले और तख्तों पर सामान डालकर इस तरह पसरे थे जैसे उनके बाप का ही राज हो। नगरपालिका सुंदरीकरण के नाम पर कितनी बार उन्हें उजाड़ चुकी है, पर वे हैं कि बार बार कुछ ले देकर फिर आबाद हो जाते हैं। उस दिन ठेले वाले से केला खरीद रहा था। उसके पीछे फुटपाथ पर कपड़ा फैलाए दुकानदार बड़ी ठसक से आवाज लगाता बोला, अरे भैया, कभी हम छोटे दुकानदारों पर भी कुछ करम कर दिया कीजिए, हमें भी अपने बाल बच्चों का पेट पालना है। उसे उस पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा ही आया। फुटपाथ पर दुकान लगाकर ये अपने बच्चों का पेट पालने की बात तो सोचते हैं, पर यह नहीं सोचते कि इस तरह सड़क को घेरने के कारण कम जगह के चलते कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कितने घर सूने हो जाते हैं और कितनी आंखों की बिनाई कम हो जाती है। पर इन्हें क्या? सड़क पर बढ़ती भीड़ ने उसके सोचने का रुख घर की ओर मोड़ दिया। पर घर पर भी चैन कहाँ। इधर सड़क पर ढेरों शोर पसरा है तो घर में भी रिश्तेदारों की आवाजाही से शोर भरा है, पर बावजूद इसके घर तो जाना ही है। शाम को ढेर सारे मेहमान आ रहे हैं। उनके लिए क्या इंतजाम है, खास तौर से खाने का। नीरा की फुहड़ता कहीं बेइज्जत न कर दे, आज यह भी तो देखना है। सोच की सुनसान सड़क पर चलते चलते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर सबसे पहले वह रसोई घर की ओर बढ़ा, पर आधे रास्ते ही जैसे ठहर सा गया। सामने गैस के पास नीरा अपने काम में पूरी तरह खोई हुई थी। उसने उस समय चटक लाल रंग की कढ़ाई वाली शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी गोरी सुडौल कलाइयां वैसी ही लाल रंग की जरी वाली चूड़ियों से भरी थी और उसका बदन नई अंगिया से कसा हुआ था। उसने भी मीना की तरह लो कट के गले वाला ब्लाउज पहन रखा था और बाल भी रोज की तरह उलझे और अस्त व्यस्त नहीं थे, बल्कि उन्हें बड़े ही करीने से सुलझाकर एक खूबसूरत जूड़े के रूप में बांधा गया था। चेहरे पर भी शायद किसी ब्यूटी सैलून से कराया गया सौम्य सा मेकअप था। नीरा के लाल होंठ उस क्षण उसे सबसे सुंदर लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वे कानों में मिश्री घोल देंगे। वह एकदम हतप्रभ था। उसकी पत्नी इतनी अधिक खूबसूरत थी और उसने आज से पहले कभी यह महसूस ही नहीं किया था।
उसकी जिंदगी के खूबसूरत और कीमती लम्हे तो मीना के नाम गिरवी हो गए थे। दिन भर तो मीना आंखों के सामने होती है, रात में भी उसकी बंद पलकों पर कब्जा जमाकर बैठ जाती है। कभी कभी अनिच्छा से ही सही नीरा को बाहों में भरता है, पर ख्यालों में मीना की देह ही उसके घेरे में होती है। नीरा ने उसे देख लिया था, पर कहा कुछ नहीं। इस सच को वह भी जानता था कि नीरा सीधी जरूर है, पर मूर्ख नहीं। अपने प्रति उसकी ऊब को वह किस कदर महसूस करती है, यह उसकी आंखों में जमी हर वक्त की नमी उजागर कर देती है। पर वह क्या करे, कहीं ना कहीं दिल के हाथों वह भी मजबूर हो जाता है। नीरा ने फिर उसकी ओर एक प्रश्न सा उछाला तो खिसियाया सा वह बैठक में आ गया। वहां किसी बात पर जोरदार ठहाका लगा था, पर उसे लगा जैसे सब उस पर हंसे हों। नीरा ने आज उसके भीतर एक अजीब तरह की उथल पुथल मचा दी थी, और वह अनचाहे ही एक अपराध बोध से घिर गया था। उसने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि वाकई उसने नीरा के साथ कुछ गलत किया है, जबकि माँ तो हमेशा कहती हैं कि इंसान को उसके बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि भीतर के गुणों से जानना चाहिए। माँ के दिए संस्कार को वह भूल कैसे गया? पिछले हफ्ते कपूर ने भी तो कहा था, कुछ तो शर्म किया कर, घर में कम सुंदर बीवी नहीं है, पर तू है कि। उस समय तो कपूर पर उसे बहुत गुस्सा आया था, पर इस क्षण पापा, सब लोग आ गए हैं। सोच के समंदर में डूबते उतराते कितना वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। बेटे ने मेहमानों के आने की सूचना दी तो वह चौंक ही गया। अच्छा। रात 10-11 बजते बजते सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से निपट गया, और यह सब नीरा की वजह से ही हुआ। अम्मा बाबूजी तो मानो उस पर निहाल हो होकर उसकी बलैयां ही लिए जा रहे थे। हमारी नीरा तो लाखों करोड़ों में एक है। सारा काम निपटाने के बाद नीरा कमरे में आई तो वह जाग ही रहा था। बत्ती बुझी होने के कारण वह समझ नहीं पाई और कपड़े बदलने लगी, पर तभी उसने उसे खींचकर बाहों में भर लिया। अभी ऐसे ही रहो, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे अरे, क्या कर रहे हैं? नीरा एकदम अचकचा गई। कपड़े बदलकर अभी माँ के पास जाना है। नहीं, आज माँ के पास नहीं, मेरे पास रहोगी। उसने नीरा को अपने अंक पाश में भरा तो उसका चेहरा इस तरह लाल हो उठा जैसे अभी अभी डोली से उतरी हो, और वह भी उस रात सब कुछ भूल गया था। मीना को भी उसके पास उस क्षण थी तो नीरा की देह और वह। सुबह जब सोकर उठा तो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। नीरा कमरे में नहीं थी, शायद सबके लिए सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। पल भर वह भी पलंग पर पड़ा अपना आलस दूर करता रहा, फिर मंजन ब्रश कर बरामदे में आ गया। घर में फिर शोर शराबा और बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई थी, और दिनों की अपेक्षा घर कुछ ज्यादा ही गुलजार हो उठा था। वह अखबार पढ़ ही रहा था कि नीरा चाय ले आई। मुस्कुराकर उसने नजर उठाई तो सहसा ही उसके भीतर एक सन्नाटा उतर गया। उसके सामने रात की नीरा तो कहीं थी ही नहीं। अपने को संभालने की गरज से उसने उधर से नजर हटाकर आकाश की ओर देखा। आकाश बिल्कुल साफ और खुला खुला सा था। बारिश होने की भी कोई संभावना नहीं थी, पर बावजूद इसके इक्का दुक्का काले बादल बदनुमा दाग की तरह खुले आकाश में इधर उधर तैर रहे थे। बारिश हो न हो, ये हवा में तैरते बादल तो हमेशा रहेंगे। उसने सिर को हल्के से झटका और फिर बाथरूम में घुस गया। आज ऑफिस भी तो जाना है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।